हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एंस एआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 15 है। यहां पर हम लोग हमारे चारों ओर वायु अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। जैसा कि अध्याय 9 में हमने सीखा है कि सभी जीवों को वायु की आवश्यकता होती है, लेकिन क्या आपने कभी वायु को देखा है? तो निश्चित तौर पर ही हम में से किसी व्यक्ति ने भी कभी वायु को देखा नहीं है। हमने कई तरीकों से वायु की उपस्थिति को अनुभव किया है, जैसे जब पेड़ों की पत्तियां खड़खड़ाती हैं या कपड़े सुखाने वाले तार पर लटके जो कपड़े हैं वो धीरे धीरे हिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि वायु बह रही है। पंखे के चालू होने पर खुली पुस्तक के जो पृष्ठ हैं ये आवाज करने लगते हैं, और वायु के बहने के कारण ही आपकी पतंग का उड़ना संभव हो पाता है। क्या आपको अध्याय 5 का क्रियाकलाप नंबर 3 याद है, जिसमें आपने रेत और बरादी को निष्पावन द्वारा अलग किया था? तो निष्पावन की जो प्रक्रिया है ये बहती वायु में अधिक प्रभावी होती है। आपने खास करके ध्यान दिया होगा कि तूफानों के समय वायु जो है बहुत तेज गति से चलती है, और कभी कभी तो यह पेड़ों को भी उखाड़ देती है और छतों के जो ऊपरी हिस्से हैं उनको भी अपने साथ उड़ा ले जाती है। तो आपने सब चीजें देखी होंगी। यहाँ पर देखिए एक फिरकी दिखाई गई है जो कि वायु की उपस्थिति की वजह से ही घूमती है। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है। आगे के क्रियाकलाप नंबर 1 में क्या है, आपको फिरकी बनाने का यहाँ पर मेथड बताया गया कि फिरकी कैसे बनाएंगे, वो मेथड यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे बताया गया है कि क्या आपने वात सूचक को घूमते हुए देखा है? तो यहाँ पर चित्र 15.3 में वात सूचक दिया गया है। तो यह उस दिशा में रुक जाता है जिसमें कि उस स्थान पर वायु चल रही होती है, यानी यह उस दिशा में रुकता है जिसमें उस स्थान पर वायु चल रही होती है, उसी दिशा में ये रुक जाता है। क्या वायु आपके या हमारे चारों ओर हर जगह उपस्थित है? तो आपको क्या करना है, अपनी मुट्ठी बंद करें। इसके अंदर क्या है? कुछ नहीं। इसका पता लगाने के लिए आपको क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप नंबर 2 दिया गया है। इसके लिए आपको एक कांच की खाली बोतल लेनी है। क्या यह वास्तव में बिल्कुल खाली है या इसके अंदर कुछ भी नहीं है? अब क्या करना है, इसे उल्टा करना है। अब क्या अब इसके अंदर कुछ है? तो देखने में तो कांच की बोतल के अंदर कुछ भी नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक पानी की बकेट लेंगे या पानी की बाल्टी लेंगे, उसमें एकदम खड़ी बोतल इस तरह से हम डालेंगे। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, बोतल के अंदर बिल्कुल भी पानी ऊपर नहीं जाता है, यानी हमें ये आभास होता है कि बोतल के अंदर वायु भरी हुई है। इसी कारण जो पानी है, पानी बोतल के अंदर नहीं जाता है। और जैसे ही हम बोतल को हल्का सा तिरछा करते हैं तो वायु जो है बुलबुलों के रूप में बाहर निकल आती है और पानी जो है बोतल में भरने लगता है। तो यहाँ पर वही क्रियाकलाप करके बताया गया है कि वायु जो है स्थान घेरती है। तो वायु हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वायु में स्थान होता है, वायु स्थान घेरती है। तो हाँ, आप सही हैं, यह वायु है जो कि बोतल में उपस्थित थी। बोतल पूरी तरह से किसी भी प्रकार खाली नहीं थी। वास्तव में इसे उलटने पर भी यह पूरी तरह से वायु से भरी हुई थी। इसलिए आप देखते हैं कि जब बोतल उल्टी स्थिति में होती है, पानी बोतल में प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वायु के निकलने के लिए कोई जगह नहीं होती है। जब आपने बोतल को तिरछा किया तो क्या है, तो वायु बुलबुलों के रूप में बाहर आती है, और वायु के निकलने से जो खाली हुआ भाग है उसमें पानी भर जाता है। तो इससे हमें समझ में आता है कि वायु स्थान घेरती है और यह बोतल के पूरे स्थान में भर जाती है। यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता है, हम इसके आर पार देख सकते हैं और यह पारदर्शी होती है। हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है, और इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। जैसा कि हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि पर्वतारोही जो हैं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ क्यों ले जाते हैं? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे वायु का घनत्व कम होता जाता है, तो हमें ऊपर पहाड़ियों पर जो है सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी वजह से पर्वतारोही जो है अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ में लेकर जाते हैं। तो जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं इमेज में। अब देखिए, आपके मन में सवाल आएगा कि वास्तव में वायु किससे बनती है? तो 18वीं शताब्दी तक ये लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है, लेकिन प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है। वायु जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। तो यहां पर हम जान लेते हैं कि वायु के अवयव कौन से हैं, उन अवयवों के बारे में जानेंगे। तो वायु का पहला अवयव है जलवाष्प। तो हमने पहले पढ़ा है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है, और हमने यह देखा भी है कि जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प जो है ठंडी होकर संघनित हो जाती है और जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती हैं। खास करके आपने कांच के जब ग्लास में हम ठंडा पानी या ग्लास में ठंडा पानी डालते हैं तो क्या होता है, जो आसपास की वायु है वो उससे टकराती है, और वायु में उपस्थित जो जलवाष्प है वो ठंडे पानी के सरफेस से टकराने की वजह से वो संघनित हो जाती है।
इसी वजह से हमें गिलास के बाहर की साइड में हमें जल की बूंदें दिखाई देती हैं। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थित होना अनिवार्य है। आगे यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति बताई गई है। तो आपके लिए यहाँ पर आपको क्रियाकलाप नंबर 3 करना है। अपने शिक्षक की उपस्थिति में 2 उथले पात्रों में 2 समान आकार की मोमबत्तियों को बीचों बीच आपको लगाना है। अब पात्रों में कुछ पानी डाल देना है और अब मोमबत्ती जलानी है। जैसा कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है उस तरह से इन्हें कवर कर देना है। इनके ऊपर गिलास को इस तरह से कवर कर देना है। एक एक गिलास उलटकर यहाँ पे रख देना है और ध्यानपूर्वक आपको देखना है क्या होता है। क्या मोमबत्तियां जलती रहती हैं या बुझ जाती हैं? क्या गिलासों के अंदर जल का स्तर एक समान रहता है? मोमबत्ती का जलना निश्चय ही वायु के किसी अवयव की उपस्थिति के कारण संभव है। यानी मोमबत्ती जो जल पा रही है वो वास्तव में वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की वजह से वो जल पा रही है। क्या ऐसा नहीं है? क्या भिन्न भिन्न लंबाई के 2 गिलासों से अपने प्रेक्षण में कोई अंतर आता है? इसका क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव होती है। हम देखते हैं कि वायु का एक अवयव जो है ऑक्सीजन भी है। अब वायु और इसी कारण इसके ऑक्सीजन अवयव हमारे प्रयोग में लाए गए गिलास में सीमित मात्रा में है। जब यह ऑक्सीजन जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा प्रयोग कर ली जाती है तो मोमबत्ती क्या है, अधिक समय तक नहीं जल पाती है और यह बुझ जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे ही मोमबत्ती बुझती है तो जल का स्तर जो है ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, क्योंकि उस गिलास में उपस्थित ऑक्सीजन वो तो खत्म हो गई है। तो ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से ऑक्सीजन की जो रिक्तता हुई है वहां पर, उस रिक्तता को पूरा करने के लिए जो पानी है वो ऊपर की ओर बढ़ जाता है। जैसा कि आप गिलास में देखेंगे, आप घर पर करके देख सकते हैं। तथापि जल के ऊपर उठने की घटना को मोमबत्ती के गलने में प्रयुक्त ऑक्सीजन के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। ये बोला गया है कि यहाँ पर जो मोमबत्ती गलती है उससे हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर जो ग्लास में उपस्थित ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाती है। इसी वजह से जल का तल ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इसके बाद वायु का एक अवयव और है, यह है नाइट्रोजन। मोमबत्ती के बुझने के बाद भी क्या आपने यह देखा है कि वायु का एक बड़ा भाग अब भी ग्लास में शेष रह जाता है? बिल्कुल रह जाता है। तो यह सूचित करता है कि वायु के कुछ अवयव जलने में सहायक नहीं होते हैं। तो वायु का एक अवयव है नाइट्रोजन। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ है नाइट्रोजन कहलाता है और यह वायु का लगभग 4/5 भाग होता है। ये प्रकृति में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वायु में 78% है। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया गया है कि एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा होता है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी और यह घुटन कमरे में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा एकत्र होने के कारण हुई है, जो लगातार किसी वस्तु के जलने के कारण बनती है। तो हमारे चारों ओर की वायु का एक छोटा अवयव जो है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। पादप और जंतु जो हैं श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जलने पर ऑक्सीजन का उपयोग कर मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसें ये बनाते हैं। ये बताया गया है कि जब हम किसी पदार्थ का दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है निर्मुक्त होती है और श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, चाहे वो पौधे हों या फिर मनुष्य हों। तो श्वसन की क्रिया में हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसके अलावा वायु का एक अवयव और है धूल तथा धुआं। तो ईंधन और पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूलकण होते हैं जो कि प्राय हानिकारक होते हैं। इस कारण आपने देखा होगा, इस कारण आप कारखानों की जो चिमनियां होती हैं काफी लंबी लंबी चिमनियां देखते हैं। तो ये चिमनियां क्या करती हैं, ये चिमनियां हानिकारक धुएं और गैसों को हमारी नाक से तो दूर ले जाती हैं, लेकिन आकाश में जो उड़ते हुए पक्षी होते हैं उनके लिए धुआं काफी ज्यादा हानिकारक होता है। आपको ध्यान रखना चाहिए कि वायु में जो धूल के कण हैं सदैव उपस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर फिर से धूल के कणों की उपस्थिति को दिखाने के लिए एक क्रियाकलाप करवाया गया है। यह है क्रियाकलाप नंबर 4। आपको क्या करना है, अपने विद्यालय या घर में धूप वाला एक कमरा खोजिए, सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दें और पर्दे आदि डालकर कमरे में आपको क्या कर देना है, पूरा अंधेरा कर देना है। जिस दिशा से सूर्य का प्रकाश आ रहा है उस ओर के दरवाजे या खिड़की को बिल्कुल थोड़ा सा खोलें, जिससे कि सूर्य का जो प्रकाश है एक पतली सी झिर्री के द्वारा कमरे के अंदर आ सके। तो अंदर आती हुई सूर्य की जो किरणें हैं इनको आपको सावधानीपूर्वक ऑब्जर्व करना है, देखना है कि क्या होता है। तो आपने देखा होगा कई बार क्या है, दरवाजे में खिड़की में कहीं होल होता है या दीवार में कहीं छेद होता है तो सूर्य का प्रकाश इस तरह से आता है। तो हम ये देखते हैं कि सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर हमें बारीक छोटे छोटे से जो है धूलकण दिखाई देते हैं, बारीक बारीक से धूलकण दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वायु में धूलकण भी होते हैं। कि आप ये देखते हैं कि सूर्य की किरणों में कुछ छोटे छोटे चमकीले कण तेजी से घूम रहे हैं। ये कण क्या हैं? तो अत्यधिक सर्दियों में आपने पेड़ की पत्तियों से छनकर आते हुए सूर्य के प्रकाश किरणपुंज को देखा होगा, जिसमें धूलकण नृत्य करते प्रतीत होते हैं, जैसा कि हमने देखा भी होगा। आगे यह बताया गया है कि यह दर्शाता है कि वायु में धूल के कण भी उपस्थित होते हैं
और वायु में धूल के कण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। खास करके शहरी एरियाओं में धूल के कण ज़्यादा होते हैं और जहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह ज़्यादा होते हैं वहाँ पर धूल के कणों की संख्या कम होती है। जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु क्या करते हैं, अंदर से लेते हैं, और धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में जो है छोटे छोटे बाल होते हैं और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं। छोटे छोटे श्लेष्मा यानी झिल्ली टाइप है श्लेष्मा, और नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं जिसकी वजह से धूलकण जो है हमारे फेफड़ों तक नहीं पहुंचे। तो आपको याद होगा कि हमारे टीचर वगैरह या डॉक्टर वगैरह जो है हमें मुंह से सांस लेने से मना करते हैं। वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि अगर हम मुंह से डायरेक्ट सांस लेंगे तो क्या होगा, हमारी जो ऑक्सीजन है वो बिना छनकर, बिना फिल्टर के हमारे अंदर जाएगी, हमारे फेफड़ों में जाएगी, जिससे कि हमारे धूलकण वगैरह जो है फेफड़ों में भर जाएंगे और हमें इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कभी भी मुंह से सांस नहीं लेनी चाहिए, मुंह से सांस बहुत इमरजेंसी में लेना चाहिए। तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है कि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो हानिकारक धूलकण के कारण कण जो है आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगे। इससे हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि वायु में कुछ गैसें, जल वाष्प और धूल के कण विद्यमान होते हैं और वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होता है। आगे यहाँ बताया गया है कि तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये सर्वाधिक है, यानी वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की मात्रा अगर मिलाकर देखें तो वास्तव में ये दोनों गैसें जो हैं वायु का 99% भाग बनाती हैं। यानी वायु में लगभग 21% जो है ऑक्सीजन होती है और 78% जो है नाइट्रोजन होती है। तो लगभग 99% भाग जो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर वायु का बनता है। शेष 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ अन्य गैसें, जलवाष्प और धूल के कण शामिल होते हैं, जैसा कि यहाँ बताया गया है। आगे हम बोला गया है पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों और पौधों को ऑक्सीजन कैसे मिल पाती है, ये सोचने वाली बात है। तो आपको यहाँ पे फिर से क्रियाकलाप करवाया गया, क्रियाकलाप नंबर 5। तो बीकर या किसी कांच के बर्तन में थोड़ा सा आपको पानी लेना है, इसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखकर धीरे धीरे गर्म करना है और पानी के उबलने से पहले आपको इसको सावधानीपूर्वक पात्र को देखना है। तो आप देखते होंगे पानी गर्म करने पर यहाँ पर कई लाखों जो हैं बुलबुले आपको दिखाई देते हैं, हजारों की संख्या में बुलबुले आपको इसमें दिखाई देते हैं। तो वास्तव में ये बुलबुले जो हैं पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का संकेत कर रहे हैं, यानी जल में ऑक्सीजन घुलित अवस्था में होती है तो उसका ये संकेत करते हैं। यानी ये बुलबुले जो हैं पानी में घुली हुई वायु के कारण बनते हैं। जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु जो है बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाती है। आप पानी को यदि और गर्म करते हैं तो पानी क्या है, पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और अंततः उबलने लगता है। तो अध्याय 8 और 9 में हमने पढ़ा है कि जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। तो ये हमें जो पानी हमने गर्म कर रहे हैं वो ये संकेत कर रहा है कि पानी में ऑक्सीजन जो है घुली हुई मात्रा में होती है। आगे बताया गया है कि जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्या ऐसा नहीं है कि वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु कहाँ से प्राप्त करते हैं? नहीं, वास्तव में जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी श्वसन की आवश्यकता होती है, लेकिन उन्हें ये वायु कहाँ से मिलती है? इसके लिए क्रियाकलाप नंबर 6 करवाया गया है। आपको क्या करना है, एक बीकर या कांच के गिलास में सूखी मिट्टी का एक डीला लेना है। इस सूखी मिट्टी का एक डीला आपको लेकर आना है, इसमें पानी डालिए और अवलोकन कीजिए कि क्या होता है। तो आप क्या देखते हैं, जब आप इसमें पानी डालते हैं डेले पर तो इस डेले में से आपको बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। तो बुलबुले संकेत करते हैं कि मिट्टी में वायु होती है। जब मिट्टी के डेले पर पानी डाला जाता है तो उसमें विद्यमान जो वायु है ये विस्थापित हो जाती है, जो बुलबुलों के रूप में आपको दिखाई देती है। तो मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं या पौधों की जो जड़ें हैं ये श्वसन के लिए इसी प्रकार से श्वसन करते हैं, इस श्वसन के लिए इसी वायु का ये उपयोग करते हैं। मिट्टी के जीव गहरी मिट्टी में बहुत सी मांद तथा छिद्र बना लेते हैं और इन छिद्रों के द्वारा वायु को अंदर व बाहर जाने के लिए ये उपलब्ध हो जाती है। यानी कि जो जीव वगैरह हैं या फिर जो पौधे वगैरह हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी में सूक्ष्म छिद्र क्रिएट कर लेते हैं। तो सूक्ष्म छिद्र जो है, सूक्ष्म छिद्रों में वायु जो है प्रवेश कर जाती है, जिसकी मदद से वो लोग श्वसन कर पाते हैं। लेकिन जब भारी वर्षा हो जाती है तो इन छिद्रों और मादों में वायु की जगह पानी भर जाता है। इस स्थिति में जमीन के अंदर रहने वाले जीवों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है और उन्हें बाहर जमीन पर निकलकर आना पड़ता है। क्या यही कारण है कि केंचुए केवल भारी वर्षा के समय ही जमीन से बाहर आते हैं? जब वो उनका श्वसन जो अवरुद्ध हो जाता है वर्षा की वजह से तो उन्हें सतह पर आना पड़ता है। तो यहां पर वही सब चीजें बताई गई हैं। आगे है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है। तो अध्याय 7 में हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे जो हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं
और इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे जो हैं श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे मनुष्य श्वसन करते हैं, मनुष्य श्वसन में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, वैसे ही पौधे भी श्वसन करते हैं और पौधे श्वसन में ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं। हालांकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे ऑक्सीजन को निर्माण भी करते हैं, उसको बनाते भी हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बनाई जाती है उसकी मात्रा उनके श्वसन में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में काफी ज्यादा होती है। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन को उत्पन्न करते हैं। यह वास्तविकता है कि जंतु पौधों के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधों एवं जंतुओं के द्वारा श्वसन तथा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण बना रहता है, यानी कि पौधों और जंतुओं के द्वारा श्वसन और पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण ये जो प्रक्रिया बनी रहती है, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो पौधे क्या करते हैं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को बनाते हैं। तो पौधे जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उस ऑक्सीजन का प्रयोग मनुष्यों और पौधों दोनों के द्वारा किया जाता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसका प्रयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन बनाने में करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पौधे और जंतु जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं। अब हम यह अनुभव कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन के लिए वायु अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो क्या आपने वायु के कुछ अनुपयोग भी पढ़े हैं? यहाँ पर पवन चक्की के बारे में आपने सुना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार की पवन चक्की होती है। तो वायु जो है, वायु पवन चक्की को घुमाती है। पवन चक्की का उपयोग ट्यूबवेल से पानी निकालने और आटा चक्की को चलाने में होता है। पवन चक्की विद्युत भी उत्पन्न करती है। वायु नावों को खेने में, ग्लाइडर, पैरासूट और हवाई जहाज को चलाने में यह सहायता करती है। पक्षी, चमगादड़ और कीड़े जो हैं, ये वायु की उपस्थिति की वजह से ही उड़ पाते हैं। वायु बहुत से पौधों के बीजों और फूलों के परागकणों को इधर उधर फैलाने में सहायक होती है। इसके अलावा जल चक्र में भी वायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए, इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। यहाँ पर चैप्टर का सारांश दिया गया है। वायु जो है प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं, परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। वायु जो है स्थान घेरती है, जैसा कि बोतल वाला प्रयोग हमने किया था। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। हमने दोनों ही क्रियाकलाप कर लिए। जल में कैसी वायु उपस्थित होती है और मिट्टी में कैसे होती है, हमने क्रियाकलाप के जरिए जाना था। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है। इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो है ज्वलन में सहायक और श्वसन के लिए आवश्यक है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं, यहां पे बताया गया है। वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो देखिए, आपसे पूछा गया है कि वायु के संघटक क्या क्या हैं, तो आप बता देंगे वायु के संघटक में क्या क्या है। वायु जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और कुछ अन्य गैसों का मिश्रण है, और इसमें कुछ धूलकण भी हो सकते हैं। तो ये वायु के संघटक हो गए। वायु में या वायुमंडल में कौन सी गैस श्वसन के लिए आवश्यक है, तो आप बता देंगे ऑक्सीजन गैस जो है ये श्वसन के लिए आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है कि आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि वायु ज्वलन में सहायक होती है। तो जैसा कि हमने क्रियाकलाप किया था, हमने क्या किया था, एक बर्तन लिया था, इसमें पानी भरा था, इसमें मोमबत्ती हमने रखी थी, उसको जलाया था और ऊपर से गिलास से या किसी बर्तन से कवर कर दिया था। तो हमने देखा था कि कुछ समय बाद जैसे ही इस वायु में ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, वैसे ही मोमबत्ती बुझ जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु में अगर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होगी तो ज्वलन कार्य भी नहीं होगा, ज्वलन की क्रिया भी संभव नहीं हो पाएगी। आप यह कैसे दिखाएंगे कि वायु जल में घुली होती है? तो हमने क्रियाकलाप किया था। हमने क्या किया था, एक बर्तन में पानी को गर्म किया था, हल्का हल्का गर्म किया था। तो हमने देखा था बर्तन की तली में तमाम आपने बुलबुले देखे होंगे, छोटे छोटे बुलबुले देखे होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि वायु जो है जल में घुली होती है। रुई का ढेर जल में क्यों सिकुड़ जाता है? देखिए, रुई के ढेर में क्या होता है, वायु भरी होती है, और जैसे ही ये रुई का ढेर जो है हम इस पर जल डालते हैं तो क्या होता है, वायु जो है निकल जाती है, उसके स्थान पर पानी भर जाता है। पानी भरने की वजह से रुई का ढेर सिकुड़ जाता है। पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत कहलाती है वायुमंडल कहलाती है। ये परत जो है वायुमंडल कहलाती है। हरे पौधों को भोजन बनाने के लिए वायु के अवयव की आवश्यकता होती है। कौन से अवयव की आवश्यकता होती है भोजन बनाने के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। 5 क्रियाकलापों की सूची बनाइए जो वायु की उपस्थिति के कारण संभव है। तो 5 क्रियाकलाप आप बता पाएंगे? तो मनुष्यों का श्वसन, ठीक है, पौधों का श्वसन, ठीक है, जो आप लोग ज्वलन करते हैं, तीसरा क्रियाकलाप ये हो गया।
इसके अलावा जो आपके पशु पक्षी उड़ते हैं वो हो गया, पतंग वगैरह उड़ाते हैं पांचवा वो हो गया। तो ऐसे करके 5-6 क्रियाकलाप बता पाएंगे जो कि वायु की उपस्थिति के कारण ही संभव है। वायुमंडल में गैसों के आदान प्रदान में पौधे और जंतु एक दूसरे की किस प्रकार सहायता करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्वसन में ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। वहीं पौधे जो हैं, पौधे अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। तो ऐसे करके हम और जंतु जो हैं एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो वीडियो है ये समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।